तो कैसे हो भाई होमगार्ड बाबू। उम्मीद है कि हाल चाल बहुत बढ़िया होगा ना। बढ़िया है कि नहीं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि किस किस का एग्जाम 25 अप्रैल को है। ओके। तो देखो आज हम लोग करेंगे टोटल 100 सवाल। अब हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सवाल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जितने ज़्यादा सवाल कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। 100 के 100 सवाल एकदम बढ़िया लेवल के हैं, आपके पूरे सिलेबस से अच्छे अच्छे सवाल चुनकर लाए हैं इस वीडियो में। ओके। अगर क्वालिफाई करना चाहते हो फाइनल एग्जाम में तो इस वीडियो में से एक भी सवाल छोड़ के मत जाना, क्योंकि जितने सवाल हैं सब आपको एक से एक इंपॉर्टेंट ही मिलेगा और लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ओके। ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल हमारा क्या बोलता कि चौथ और सरदेशमुखी नामक के जो कर हैं ये किसने लगाए थे। ठीक है, ये एक तरीके टैक्स का नाम है चौथ और सरदेशमुखी। जैसे अभी हम हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स और ये टैक्स वो टैक्स लेती है ना, उसी तरह ये चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स थे और ये लेते थे मराठे। मराठे किससे लेते थे? अपनी जनता से लेते थे। ठीक है, जो उनके अधीन आते थे उनसे मराठे ये चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स लिया करते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के गठन का निर्देश देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 जो है ये पंचायती राज के गठन का निर्देश देता है। आगे आओ थर्ड क्वेश्चन पे। बोला गदर पार्टी की स्थापना कहां और किसने की। तो सबसे पहले कहां की, इसका आंसर याद रख लो, सैन फ्रांसिस्को। कहां की है? सैन फ्रांसिस्को। और किसने की है? तो लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की है लाला हरदयाल। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन पे बोला ब्लैक होल त्रासदी की घटना भारत के किस शहर में हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी की जो घटना है ये भारत के किस शहर में हुई थी। तो कोलकाता में हुई थी। कहां पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी। मैं चाहूंगा क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कमेंट कर दो, तब तो मजा आ जाए। क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर कमेंट करो, तब मजा आएगा। पांचवें सवाल पे आओ। पांचवा सवाल बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी। ठीक है, ये ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी कहां स्थित है। तो ये जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है अभी इस टाइम पे, उसका नाम है कोटापैक्सी। नाम याद रखना, कोटापैक्सी नाम आ सकता है। ठीक है, कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको नाम आना चाहिए कोटापैक्सी। मैक्सी नहीं, कोटापैक्सी। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है इक्वाडोर में। देश का नाम है इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर। इक्वाडोर में पड़ता है कोटापैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। छठे सवाल पे आओ। बोला गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र से किससे संबंधित हैं। गिफिन वस्तुएं जो हैं ये अर्थशास्त्र में किससे संबंधित हैं। तो गिफिन वस्तुएं जो हमारी हैं निम्न स्तरीय वस्तु के लिए संबंधित है। निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। निम्न स्तरीय वस्तु, सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ पे आओ। बोला उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। अब देखो बा से बुक्सा, बा से बिजनौर, बा से बुक्सा, बा से बिजनौर। तो बिजनौर में सबसे ज्यादा बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। स्टार लगा लो, बहुत अच्छा सवाल है। आठवें पे आओ। आठवां बोल रहा है कि भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी। भारत में जो सबसे पहली बार जनगणना हुई थी ना, वो किसने कराई थी। तो भाई देखो मेयो का मन किया, लॉर्ड मेयो थे, उनका मन किया कि चलो हम लोग करवा लेते हैं जनगणना। क्या करवा लेते हैं? जनगणना। भले ही भारत वाले गुलाम हैं, पता तो चले कि हम लोगों ने कितने लोगों को गुलाम बनाया है, रिकॉर्ड तो पता चले कि हमारा रिकॉर्ड कितना अच्छा है गुलाम बनाने का। तो लॉर्ड मेयो का मन किया कि चलो जनगणना करवा लेते हैं, और सबसे पहली बार जनगणना कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, 9 नंबर सवाल पे आओ। बोला ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई क्या है। सिंपल सा सवाल है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापेंगे। पास्कल में? ना 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 ना। हर्ट्ज में? ना 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 ना। डेसिबल? डेसिबल तो आवाज का होता है, डेसिबल आवाज का होता है। ठीक है, डसबन का, डॉसबन, डॉसबन, डॉसबन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉसबन। क्या है? डॉप्सन। गलत बोल दिया मैं, डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन, ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन। ओके। 10 नंबर सवाल पे आओ। बोले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। कहाँ दिया था? तो दिया कहाँ था? सारनाथ में। किस भाषा में दिया था? तो भाषा कौन सी थी? पाली। पाली अभी एक जिला पड़ता है राजस्थान में, लेकिन वहां पे नहीं, पाली भाषा का भी नाम है। ये पहले चलती थी पाली भाषा, अभी हिंदी और ये सब चलती है ना। तो उस टाइम पे जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो पाली भाषा में था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये वाले क्वेश्चन है ना जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चुन चुन के लाया हूं मैं ये वाले सवाल। 11 नंबर सवाल पे आओ। बोला कैपिटल मार्केट को भारत में कौन नियंत्रित करता है। कैपिटल मार्केट को भारत में कौन नियंत्रित करता है। तो सेबी। क्या नाम है? सेबी। आरबीआई नहीं, सेबी। आरबीआई कौन कर रहा है? आरबीआई कौन कर रहा है? कोई नहीं करेगा, आरबीआई। सेबी करना है सबको, ऑप्शन नंबर बी। 12 पे आओ। बोला क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो है ग्रीन हाउस गैस का कम करना। ग्रीन हाउस गैस कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस कम करना। ग्रीन हाउस गैस में कौन सा आता है? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। आओ 13 नंबर पे। बोला उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम बहुत महंगा है, यूरेनियम सोना चांदी से भी बहुत महंगा है। अगर किसी होशियार इंसान से पूछोगे ना कि सोना लोगे यूरेनियम, तो बोलेगा मैं यूरेनियम लूंगा। समझ गए?
तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? ललितपुर में। ललितपुर वाले बहुत अमीर होंगे लेकिन सरकार ले गई सारा यूरेनियम, ठीक है। ललितपुर वालों को कुछ नहीं मिला, ललितपुर वालों को यूरेनियम से सिर्फ फायदा मिलेगा, पूरे देश को फायदा मिलेगा, सिर्फ ललितपुर अकेले क्यों फायदा उठाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 14 पे आओ। 14 बोल रहा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। पहले ये रूस नहीं था, पहले सोवियत संघ था, ठीक है। पहले सोवियत संघ था, अब रूस हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो यही रूस से लिए गए हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आए हो वीडियो पे और यूपी होमगार्ड या कांस्टेबल के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बढ़िया तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से ना हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ऐसी ओरिजिनल क्वालिटी का वीडियो लोग अपनी वॉइस एडिट करके बनाते हैं। मैं रियली जेन्युइन, ये मेरी खुद की आवाज़ है, ठीक है। 15 नंबर सवाल पे आओ। 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ेंगे? तो वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और लेकिन अगर रेस्पिरेशन यानी पौधे अगर सांस ले रहे हैं तब कौन सी गैस छोड़ेंगे? तब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ठीक है। याद रखना, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तब तो ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन अगर पौधे सांस ले रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर पे आओ। बोला जो पूना पैक्ट है 1932 में हुआ था, ये किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो एक तो बाबा साहब अम्बेडकर और एक महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट यानी पूना का समझौता। आगे आ जाओ, 16 हो गया। 17 पे बोला स्वेज, क्या बोला? स्वेज। स्वेज नहर जो है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? इजिप्ट देखा होगा आपने, इजिप्ट का ऐसा गंदा सा नक्शा है, ठीक है, उसमें ऐसे यहाँ पे एक नहर जैसा बना, उसी को बोलते हैं स्विज कनाल। क्या बोलते हैं? स्विज कनाल। पहले अफ्रीका इतना पूरा घूम के जाना पड़ता था ना, अब वो जाने के बजाय यहीं से स्विज कनाल से पास हो जाते हैं। तो जो स्विज नहर है ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्विज नहर जो है ये मुख्य रूप से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर ए। 18 पे आओ। बोला भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? ये पड़ता है एझीमाला। कहाँ पे? एझीमाला, एझीमाला, ठीक है। एझीमाला में पड़ता है भारतीय नौसेना अकादमी। ऑप्शन नंबर बी। स्टार लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख क्या रहे हो, पिक्चर थोड़ी चल रहा है। 19 नंबर सवाल पे आओ। बोला शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अकबर के बेटे का नाम क्या था? एक बार बताओगे जरा, अकबर के बेटे का नाम क्या था? सलीम। सलीम और अनारकली का किस्सा कौन नहीं सुना होगा? अनारकली भगाने वाला था सलीम, ठीक है, लेकिन वो भगा नहीं पाया, अकबर बीच में आ गया। अकबर बीच में आ गया, बोला नहीं भगा सकते, ठीक है, ये नाम खराब कर देगा। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ना वो फतेहपुर सीकरी में। अब देखो होता क्या है कि अकबर का कोई बेटा हो रहा था ना तो वो जिंदा नहीं बच पा रहा था, मतलब कुछ बीमारी हो जाती थी, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो वो क्या किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बेटे थे, ठीक है, ये शेख सलीम चिश्ती, तो इन्हीं के आशीर्वाद से उसको बेटा हुआ, तो इसलिए बेटे का नाम भी इन्हीं के आदर में सलीम रख दिया था। अब वो सलीम अलग ही जाने लग गया, लाइन से हट गया, वो पटरी छोड़ दिया, दूसरी पटरी पकड़ लिया। 20 नंबर सवाल पे आओ। बोला कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी, कैश, अब देखो कंप्यूटर में एक होती है कैश मेमोरी, जैसे फोन में भी होता है कैश मेमोरी, ठीक है। ये क्या होती है कि उच्च गति के लिए अस्थायी मेमोरी होती है, कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है, ताकि आपका फोन जल्दी जल्दी काम करे, एक साथ कई ऐप चला सको आप, उसके लिए लगाई जाती है कैश मेमोरी, ठीक है। जैसे जब हाथ में कैश रहता है तो बहुत सारा काम होता है, तो उसी तरह कैश मेमोरी जो होती है वो अस्थायी है, जैसे पैसा भी तो अस्थायी है, उसी तरह कैश मेमोरी भी अस्थायी है। 21 पे आओ। बोला ड्रिप सिंचाई की शुरुआत कहाँ हुई थी? ड्रिप इरिगेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन और हिंदी में बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है कि पौधों के जड़ों के पास एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, बहुत देर तक गिरेगा। ये पता है इजराइल से आया, इजराइल में पानी वानी जल्दी नहीं मिलता है, इतना कमी है कि उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा दिया कि पानी बच भी जाए और पौधों को पानी भी मिल जाए, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आओ 22 पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, देखो मत, सिर्फ देखो मत, याद करो। टेलीग्राम पे वीडियो का ये पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। 22 नंबर सवाल बोल रहा है कि जीनी गुणांक किसका मापक है? ये जो जीनी गुणांक है ना, ये मापक है आय असमानता का। किसका? आय असमानता, मतलब एक इंसान, एक ही देश में दो इंसान रह रहे हैं, कोई 20 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है और कोई 200 रुपए प्रति महीना भी नहीं कमा पा रहा है। ये कौन बताता है? आय समानता, ठीक है, आय असमानता बताता है जीनी गुणांक। 23 पे आओ। बोला रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये जो रामसर सम्मेलन है ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। 24 पे आओ। बोला काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे? काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे? देखो अगर ऑप्शन में आपको राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद दोनों दिया हो तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का ही नाम है तब आप एक नाम करोगे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। लेकिन काकोरी कांड में ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये ज्यादा सही है, बी और सी दोनों। 25 पे आओ।
25 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो देखो यहाँ पड़ता है हमारा गुजरात, ऐसे करके गुजरात पड़ता है ना, फिर यहाँ से भारत होता है, ठीक है, ऐसे करके गुजरात होता है ना, यहाँ से फिर ऐसे भारत। तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, ठीक है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। ओके, गुजरात में सूरत उरत पड़ता है। गुजराती लोग बहुत ईमानदार और माइंडसेट वाले होते हैं कि मतलब धंधा बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर देखो एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को चेक नहीं किया और आपका मन है कि एक बार मैं चेक कर लूं कि मैं कितना स्टैंड ले सकता हूं, कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो ट्राई करो ये 5 मॉडल पेपर मेरे खुद के बनाए हुए, जिसका कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये बिल्कुल सही टाइम है अपनी तैयारी को चेक करने का। कल में ऑलरेडी 100 से ज्यादा लोगों ने ट्राई किया इस मॉडल पेपर को। ओके, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर मन है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कौन सी गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 पे आओ। 27 बोल रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। 28 पे आओ। बोला भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में क्या भारत कला भवन कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। आपके दिल से क्या आवाज आ रही है? दिल की आवाज मत सुनो, इस बार दिमाग की सुनो, बनारस आंसर आएगा। अगर दिमाग से सोचोगे तो बनारस आएगा, ठीक है। दिल तो धोखेबाज है, हमेशा वहीं जाता है जहां कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, 29 पे आओ। 29 नंबर सवाल बोला कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज, तो ब्लड ग्रुप की खोज करने का श्रेय हमारे किसको देंगे हम लोग? ये देंगे कार्ल लैंड्सनाइजर। क्या? कार्ल लैंड्सनाइजर, कार्ल लैंड्सनाइजर, ठीक है। आओ आगे 30 नंबर सवाल पे। बोला स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या बढ़िया सवाल है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ स्थित है? अब इसका आंसर बताओ तो मैं जानूं। इसका आंसर बता दो भाई, इसका आंसर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। बहुत जोरदार सवाल है। यूनिटी तो पढ़ लिया है, ठीक है, यूनिटी तो देख लिया, यूनिटी देख लिया। उसके बाद अब ये इक्वालिटी का याद कर लो कि ये पड़ता है हमारे हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। 30 का ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद। ओके, अब यहाँ आओ। यहाँ पे एक सवाल में मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। क्या बोला? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। किससे? विटामिन सी। अब किसी को स्कर्वी हो गया, उसको आंवला दबादब खिलाओ, ठीक है, आंवला खिलाओ, नींबू खिलाओ, उसके बाद खट्टी चीजें जितनी है ना वो खिलाओ, तो स्कर्वी में थोड़ा सा राहत मिलेगा। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है, आदमी रात में ही चलने लगता है, पगला जाता है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। और विटामिन डी से क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाएगी, पता चले उंगली पुटकाने के लिए दबाया और हड्डी चटक गई, तो ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, याद रखना। आओ आगे 32 नंबर सवाल पे। बोला बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वही बलिया बक्सर वाला, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था, ठीक है। बक्सर का युद्ध हमारे कब हुआ? फाइनली वो डेट याद रख लो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, और प्लासी का युद्ध हुआ 1757। दोनों याद रखना, इन दोनों युद्धों की वजह से अंग्रेज हमारे भारत में राज कर पाए। ऊपर वाला प्लासी, नीचे वाला बक्सर, ठीक है। 64 में बक्सर। 33 पे आओ। बोला हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है हमारा ये किस प्रकार का पर्वत है? अभी हिमालय जवान है, सच में जवान है, हिमालय जवान है यार, पहाड़ों में भी जवानी होती है। तो हिमालय जवान है और हमारा अरावली बूढ़ा हो चुका है। तो हिमालय जो है एक तरीके का वलित है। वलित को इंग्लिश में बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन, ठीक है। वलित यानी फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय जो है ये अभी जवान वलित माउंटेन है। ओके, आओ 34 पे। बोला है WTO का पुराना नाम क्या था? WTO का, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का पुराना नाम क्या था? तो WTO का पुराना नाम था GATT। क्या नाम था? GATT, गेट, ठीक है, गेट, ऑप्शन नंबर बी। आओ 35 पे। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, और ये टाइम समझाने का नहीं है, ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने का। बोल रहा है यूपी में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ कौन नहीं जानता, लेकिन फिरोजाबाद के बगल में ये शिकोहाबाद, वहाँ की भी चूड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। वो होता है ना, संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। अब फिरोजाबाद के बगल में शिकोहाबाद है, तो वहाँ भी गुड़ आ गया चूड़ी बनाने का। ओके, आओ आगे 36 पे। 36 नंबर बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI। HDI जो है ये कौन जारी करता है? HDI जो है ये कौन जारी करता है? ये करता है, कौन करता है बताओगे इसका आंसर? 36 का HDI कौन जारी करता है? ये जारी करना UNDP। कौन करता है? UNDP। 36 का ऑप्शन नंबर सी, UNDP। ओके, 37 पे आओ। बोला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब इसका याद करने का ट्रिक बता देता हूँ कि ईश्वर ने गुरु का सबसे ऊंचा स्थान बताया, गाना है ना, गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। तो इसी तरह जो ये गुरु शिखर है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर बी। 38 पे आओ। बोला अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो 370 तो कश्मीर से था, लेकिन अगर 360 की बात हो रही है तो वित्तीय आपातकाल किससे?
वित्तीय आपातकाल यानी पैसे की तंगी आ गई अगर देश में, तो आर्टिकल 360 जिम्मेदार होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 360 आगे आओ 39 पे, बोला नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पर है, नागार्जुन सागर जो है ये किस नदी पे है। तो नागार्जुन सागर, अब देखो याद करने की ट्रिक बताता हूँ एक छोटा सा नागार्जुन सागर का, कि कालिया नाग सुना है, कालिया नाग। अब कालिया नाग के ऊपर कृष्ण भगवान ने नाचा था, ठीक है, कालिया नाग के ऊपर कृष्ण भगवान ने नाचा था, तो याद कर लो नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ पे, कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी। 40 पे आओ, बोला सुरहा ताल कहाँ स्थित है, सुरहा ताल हमारा कहाँ पड़ेगा, सुरहा ताल बलिया में पड़ेगा। बलिया की बिंदी और बलिया में एक लगता है ददरी मेला, ये दोनों सवाल याद रखना आते हैं, ओके। आगे आ जाओ 41 पे, 41 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, आने के चांसेस थोड़े से हैं, बट याद करके जाओगे तभी तो अच्छा है। कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, वापस बोलो, 10 बार, ठीक है, जोर से बोलो, 10 बार। 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। साइलेंट वैली एकदम साइलेंट मतलब वहाँ पे बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वादियाँ बढ़िया हैं, तो साइलेंट वैली बहुत हरियाली वाली जगह एक तरीके से पड़ती है हमारे केरल में। कहाँ पे पड़ती है, केरल में। 42 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 43 पे आओ, इसका आंसर दो तो मजा आ जाए। क्या बोला, सिमोन बोलीवर, क्या बोला, सिमोन बोलीवर, ठीक है, बोलीवार किस महाद्वीप के मुक्तिदाता हैं। सिमोन बोलीवार जो है ये किस महाद्वीप के मुक्तिदाता हैं, एक तरीके से दक्षिण अमेरिका के, किसके, दक्षिण अमेरिका। सिमोन बोलीवार जो है दक्षिण अमेरिका के मुक्तिदाता हैं, ओके। अब आगे 44 पे, बोला स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है, सबसे इसका अच्छा अर्थ यह है कि महंगाई भी बढ़ गई और सैलरी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ यही है कि महंगाई बढ़ गई लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तो इसका सही आंसर बनेगा ठहराव और उच्च मुद्रास्फीति, यानी नौकरी पे तनख्वाह उतनी ही है, ठीक है, दाल भले ही 500 रुपये की आए लेकिन आपकी सैलरी में हर साल ग्रोथ कितना होगा, 100 रुपये का, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी। मतलब सैलरी में ठहराव है लेकिन मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है। 45 पे आओ, बोला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा पड़ता है मगरमच्छ के लिए, पानी के भीतर मगरमच्छ रहते हैं, ओके, पानी के भीतर मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के लिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ज़्यादा फेमस है। आगे आओ 46 पे, 46 नंबर सवाल बोल रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, क्या नाम है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बनेगा अलीगढ़ में। कहाँ बनेगा, अलीगढ़ में, ओके। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ कुछ आंसर मेरे बताने से पहले ही तुरंत देखते ही आंसर कमेंट कर दो, तब मजा आए, ओके। किस किस का एग्जाम 25 को है, किसका 26 को है, किसका 27 को है, बताना जरूर, थोड़ा सा टाइम लेकर के, आप लोगों के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। 47 नंबर सवाल बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, क्या हो गया है, कानूनी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, कानूनी। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 पे आ जाओ, बोला श्वेत कोयला, श्वेत कोयला किसे कहते हैं, श्वेत कोयला किसे कहते हैं, श्वेत कोयला किसे बोलते हैं, तो श्वेत कोयला हीरे को थोड़ी बोलेंगे, जल विद्युत को बोलते हैं, किसको, जल विद्युत, ठीक है। अरे कोयला जलाते हैं तो लाइट मिलती है ना, उसी तरह जब सफ़ेद सफ़ेद पानी छलकते हुए बहता है ना, वो जो हाइड्रोलिक वाटर होते हैं उनके ऊपर जो टरबाइंस होते हैं जो घूमते हैं पानी के बहने से, तो उससे भी बिजली बनती है, इसलिए उसको श्वेत कोयला बोला जाता है, यानी कि कोयला जलाना भी नहीं पड़ रहा और बिजली भी बन रही है, ओके। 49 नंबर पे आओ, बोला हम्पी के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं। हम्पी के अवशेष जो हैं ये किस नदी के किनारे मिले हैं, तो ये मिले हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी के अवशेष मिले हैं। स्टार लगा लो भाई, बहुत अच्छा सवाल है, ओके। 50 पे आओ, भाग तो नहीं गए छोड़ के, या सो गए हो अभी देखते देखते, ऐसा मस्त हो गए कि सो गए। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक हम किसे मानेंगे, वर्गीस कुरियन, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक भी इनको ही मानते हैं, ओके। ऑपरेशन फ्लड का जनक भी यही है, दूध वाला सिस्टम है थोड़ा। आ जाओ 51 पे, बोला सिनाबार जो है ये किस धातु का आयरक है। सिनाबार जो है ये किस धातु का आयरक है, तो ये हमारे पारा का, ठीक है। सिनाबार का जब हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे तो हमको पारा मिलेगा, पारा वही मर्क्यूरी, ओके। आओ आगे 52 नंबर सवाल पे, ये आया बढ़िया सवाल, बोला नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। नादिर शाह जो था एक लुटेरा था, कहाँ का था, अफगान का, तो अफगान का एक लुटेरा था नादिर शाह, इसने भारत पे आक्रमण कब किया था, तो नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण कब किया था। 52 का आंसर याद कर लो कि 1739, ठीक है, 1739 1739 नंबर नहीं बता रहा हूँ, याद कर लेना, साल का ये है, साल है 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और वो कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया और शाहजहां ने बनाया था मोर तख्त, वो भी चुरा के ले गया था,
ठीक है। बाद में चोर से कोई और चोरी करके ले गया जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, चोर से चोरी, चोर के घर पे चोरी करके ले गया था अहमद शाह अब्दाली। 53 नंबर पे आओ, बोला विपो का मुख्यालय कहाँ है, विपो का मुख्यालय कहाँ है, तो विपो का मुख्यालय पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा, विपो का मुख्यालय। अब ये जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। विपो का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। आगे आओ 54 पे, बोला सामवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, सामवर्ती सूची जो है ये कहाँ से ली गई है, तो सामवर्त सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सामवर्त सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। 55 पे आओ, बोला ड्राइड आइस, ड्राई आइस यानी ठोस बर्फ, ठोस बर्फ किसको बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ड्राइड आइस बोला जाता है इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके 56 पे आ जाओ, ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ ना वीडियो में, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा धीरे हो जाए, नहीं नहीं धीरे नहीं होना है, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है हमको। बोला कुशीनगर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर में है ना, गोरखपुर के बगल का इलाका ये कुशीनगर। तो ये जो कुशीनगर है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कुशीनगर हमारा फेमस है महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे, ठीक है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। 57 पे आ जाओ, बोला मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये है विशाख दत्त। क्या नाम है इनका, विशाख दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। देखते हैं आज कोई 80 से ज़्यादा कर पाएगा क्या आंसर, 80 से ज़्यादा अगर कोई कर पाए तो बढ़िया यार, फिर तो तैयारी, ठीक है, देखते हैं 80 से ज़्यादा। 58 पे आओ, बोला वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, तो वो है बैरोमीटर। क्या नाम है, बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है, याद रखना। 59 पे आओ, बोला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये किससे संबंधित है, तो देखो हमारा ये ऐसे भारत है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, ऐसे चारों महानगरों को, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को ऐसे जोड़ता है, ठीक है, राजमार्गों से। किससे, राजमार्गों से। समझ गए ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मजा आया कि नहीं ये वाला टॉपिक देख करके। देखो ऐसे है, यहाँ मुंबई, यहाँ चेन्नई, यहाँ कोलकाता और यहाँ दिल्ली, ऐसे 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 क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, चतुर्भुज एक तरीके का, ठीक है, चार खाने बन गए चतुर्भुज, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके आ जाओ 60 नंबर सवाल पे। 60 नंबर सवाल बोला कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, तो सीएसीपी, सीएसीपी जो है इनका ही काम है एमएसपी की सिफारिश करना। ओके 61 पे आओ, बोला विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, ये मैंने पोस्ट भी बनाया था, अगर किसी ने आंसर किया हो तो उसको याद होगा कि इसमें होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है, कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है, कोबाल्ट। आगे आओ 65 पे, 62 बोल रहा है कि वांडीवाश का युद्ध किन के बीच हुआ था, वांडीवाश का युद्ध जो है ये किन के बीच हुआ था, तो वांडीवाश का जो युद्ध है ना ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, मतलब दो अंग्रेज आपस में लड़े थे, ठीक है, दो यूरोपीय देश के लोग आपस में लड़ गए थे धंधे के लिए। धंधा बहुत गंदी चीज़ है, लड़वा देता है, ठीक है। ये बोल रहा था कि मैं मसाले ज़्यादा ले जाऊंगा, वो बोल रहा था मैं मसाले ज़्यादा ले जाऊंगा, इसी चक्कर में हो गया युद्ध। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, याद रखना, थोड़ा सा भारत में ही हुआ है इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। 63 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना बाबा ने, मतलब गांधी बाबा ने 1917 में कर दिया था, और 1917 में चंपारण भी चले गए, दंगा वहां पे भी करवा के आ गए थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ दंगा नहीं करवाए थे एक तरीके से, गांधी जी शांतिप्रिय आदमी थे, लेकिन जब वो जहाँ जाते थे ना वहाँ काफिला निकल जाता था और अंग्रेज भाई परेशान हो जाते थे कि ये बंदा लड़ाई भी नहीं करवाता और शांति से अपना काम भी निकलवा लेता है। तो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, वो भी याद रखना, नील आंदोलन बोलते हैं इसको, चंपारण वाला 1917, ठीक है। 64 पे आओ, बोला परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, देखो भारत 47 में आज़ाद हुआ, अगले साल ही भारत को याद आ गया कि हमको परमाणु ऊर्जा आयोग भी बनाना है, तो 1948 में, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हो गया था, 1948। 64 का ए। 65 पे आओ, 65 बोला दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो है ये मुख्य रूप से कौन से चट्टानों से बना है, तो दक्कन का जो पठार है ये मुख्य रूप से बेसाल्ट के चट्टानों से बना है, ठीक है, बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट। वापस एक बार बोलो बेसाल्ट, ठीक। आओ 66 पे, 66 बोल रहा रिहांद बांध जो है ये किस नदी की सहायक नदी पर बना है, रिहांद बांध जो है ये किस नदी की सहायक नदी पर बना है, तो यमुना नदी की सहायक नदी पर बना है। क्यों, क्या कहते हो, यमुना नदी सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है, सही है यमुना नदी। तो रिहांद बांध किसकी सहायक नदी पे बना है, सोन की। क्या बोल रहे हो यार, सोचो तो जरा, रिहांद नदी कहाँ है, यमुना कहाँ है, लेना देना ही नहीं है, ठीक है। रिहांद यहाँ दक्षिण में बुंदेलखंड साइड है, यमुना वहीं गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में ही, खत्म है बवाल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कहने पे मत जाओ, अपने भी थोड़ा सा सोचो। तो ऑप्शन नंबर बी सोन सही है। ओके, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, सोन नदी थी सहायक नदी, रिहांद बांध जो बना है। 67 नंबर सवाल बोल रहा है
ये ग्रीन इंडेक्स जो है ये किसने विकसित किया है? तो विश्व बैंक ने मुख्य रूप से विकसित किया है ग्रीन इंडेक्स। 68 पे आओ, बोला पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो आपको याद है मैंने बताया था नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में, सबसे पहले पंचायती राज जो है यहीं शुरू हुआ था नागौर में, नागौर राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ है। 69 नंबर सवाल पे आते हैं। 69 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है कि बायोलुमिनस का क्या अर्थ है? अब देखो बायोलुमिनस मतलब बताता हूँ, पहला नंबर समझ लो लुमिनस। लुमिनस का एक बल्ब आता है, क्या आता है? लुमिनस एक कंपनी है जो बल्ब बनाती है, ठीक है, पंखे भी बनाती है। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार चीज। क्या होता है? चमकदार चीज। अब चमकदार क्या होता है? प्रकाश होता है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब जीव विज्ञान से संबंधित है ना कुछ, यानी ऐसी रोशनी जो कोई जीव उत्पन्न करे उसको बायोलुमिनस बोलते हैं, समझ गए? ऐसी कोई रोशनी जिसे कोई जीव उत्पन्न करे उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलुमिनस। जैसे जुगनू, ठीक है। और कौन सा ऐसा जीव है जो रोशनी उत्पन्न करता है? जरा सोचो, मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, जुगनू, ठीक है, जिसे भोजपुरी में जो नहीं बोलते हैं, ठीक है, जो नहीं बोलते हैं कई जगह पे। 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि ई रूपी क्या है? 70 नंबर सवाल बोल रहा है ई रूपी क्या है? तो ई रूपी है डिजिटल रुपया। क्या है? डिजिटल रुपया। आरबीआई ने प्रमाणित किया है ई रूपी को। आ जाओ 71 पे। 71 बोल रहा है रैतवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैतवारी व्यवस्था जो है ये किसने शुरू की थी? तो रैतवारी व्यवस्था शुरू करने वाले हैं थॉमस मुनरो। कौन है? थॉमस मुनरो। 71 का ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो जो है इन्होंने ये रैतवारी व्यवस्था शुरू की है। ओके, 72 पे आओ। बोला अजंता गुफाओं की चित्रकला किससे संबंधित है? अजंता गुफाओं की जो चित्रकला है ये किससे संबंधित है? तो पहला नंबर है ये बौद्ध धर्म से, लेकिन ऑप्शन बौद्ध धर्म तो है ही नहीं, लेकिन जातक कथाएं जो है ना ये भी बौद्ध धर्म की ही प्रचलित है। तो देख रहे हो सवाल वही है, बस ऑप्शन थोड़ा सा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हिंदू धर्म हो नहीं सकता क्योंकि हमने बौद्ध धर्म पढ़ा है, ठीक है। सूफी कैसे हो सकता है? जैन धर्म हो नहीं सकता, तो मिला जुला के ऑप्शन एक ही बचा। तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन होता है बहरूपिया। क्या होता है? बहरूपिया। जैसे रावण के वो गुप्तचर नहीं होते थे, अपना रूप बदल लेते थे, इसी तरह सवाल थोड़ा सा रूप बदल लेगा, बस पहचानना पड़ेगा, विभीषण बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि कुरोशियो धारा जो है ये कैसी धारा है? कुरोशियो धारा जो है ये कैसी धारा? तो ये गर्म धारा है। कुरोशियो धारा कैसी है? गर्म धारा है, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सी धारा गर्म धारा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कुरोशियो धारा एक गर्म धारा है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, कई बार ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा। तो इस तरीके से पढ़ो, और मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको रट्टा मराने से ज्यादा याद कराता चलूँ, आपको आंसर ढूंढना सिखा दूं, ठीक है। 74 नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रख लो 22 कितना? 22 मई। कितना? 22 मई, ठीक है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रख लो ये डेट अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट भी आपके सिलेबस में है। 75 नंबर सवाल बोल रहा है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो है ये कहाँ है? तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान आपका पड़ता है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। 75 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ 76 पे। बोला राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल अब तक टोटल, ठीक है। जब से देश आजाद हुआ है तब अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 74 हो गया। 77 पे आओ। 77 बोला ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? एक बंदरगाह है कांडला। क्या है? कांडला, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है इसी को ज्वारीय बंदरगाह भी बोला जाता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी। 78 पे आओ। 78 बोल रहा मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है यही मौद्रिक नीति बनाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी। 79 पे आओ। 79 नंबर बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सबसे पहले यह याद रख लो कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ है, और उसके बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? कौन सा? कौन सा? एक बार सोचो, जरा सोचो। असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने शुरू किया था। 80 पे आओ। बोला स्कर्वी के उपचार के लिए क्या उपयोगी है? स्कर्वी के उपचार के लिए क्या उपयोगी है? 80 नंबर सवाल का आंसर दोगे? स्कर्वी के उपचार के लिए क्या उपयोगी है? अब देखो होता किसकी वजह से है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अब सेब खाओगे तो विटामिन सी तो मिलेगा नहीं, विटामिन सी की कमी से होता है ना। आंवला खाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आंवला खाओगे तो विटामिन सी आपको मिल जाएगा। पपीता वपीता उनको खाना चाहिए जिनको रतौंदी आती है, ठीक है। आम भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, तो स्कर्वी के उपचार के लिए आंवला सबसे ज़्यादा जरूरी है। 81 पे आओ। बोला काला नमक चावल किस जिले का ओडीओपी है? यानी एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो काला नमक चावल पड़ता हमारे सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु का, ठीक है। कई बार सिद्धार्थनगर की जगह कपिल वस्तु दे देगा एग्जाम में ऐसे भी घुमा देते हैं, तो थोड़ा सा उस तरीके से भी याद रखो, सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु। ओके, मैं तैयार करा रहा हूँ हर तरीके से। अब एग्जाम में तो आपको ही लिखना है, मैं हाथ नहीं पकड़ सकता। बस मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से यही बेस्ट विशेज हैं,
ठीक है। 82 नंबर सवाल बोल रहा है कि ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पगोडा बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर ए, 82 का ऑप्शन नंबर ए। 83 पे आओ, बोला अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A जो है ये किससे संबंधित है? तो 21A अनुच्छेद जो है ये हमारा संबंधित किससे? शिक्षा का अधिकार, 21A। ठीक है, 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई इंटरनेट पर धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है? तो उसके ऊपर लगती है 295A। ठीक है, 295A धारा लगेगी जब कोई इंटरनेट पर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। 84 पे आओ, 84 बोल रहा है इंदिरा गांधी नहर को पानी जो है ये कहाँ से मिलता है? अब ये इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ये जब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ करंटली, जोधपुर, राजस्थान में कुछ बड़े बड़े शहर हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर। तो जो थार वाला एरिया जैसे जैसलमेर, जोधपुर, इन सब जगहों पे जो पानी आता है ना वो इसी इंदिरा गांधी नहर से आता है। नहीं तो यहाँ के लोगों के पास बरसात के अलावा और कोई पीने का साधन नहीं था। एक लूनी नदी है, वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो अभी करंटली होता गया कि सतलज और ब्यास नदी जो है, सतलज और ब्यास नदी यहीं से आता है इंदिरा गांधी नहर में पानी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने धोखा कर दिया, आप तो बोलते थे कि मैं गोरखपुर से हूँ और आप रहते जोधपुर में हो। भाई हूँ गोरखपुर से ही बट रहता जोधपुर में हूँ। ठीक है, ये बता रहा था मैं। 85 नंबर सवाल बोल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स किन पर लगता है? कैपिटल गेन टैक्स किन पे लगता है? तो कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है ये लगता है संपत्ति की बिक्री पे। जैसे कोई चीज अगर आप बेच रहे हो, जैसे कोई दुकानदार है 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट बेच रहा है लेकिन वो थोक रेट में उसको 4 रुपए में ही लाया होगा। ठीक है, अब वो जो 1 रुपया कमाया उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, बिक्री पे, संपत्ति की बिक्री पे। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए? आओ आगे 86 पे। 86 नंबर बोल रहा है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अर्नस्ट हैकेल। किसने? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, आगे आओ। 87 नंबर सवाल बोल रहा है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का अभी लोग को लग रहा होगा कुछ शहर का नाम नोएडा ही है, लेकिन नोएडा शॉर्टकट में बोलते हैं, पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे गीडा बोलते हैं ना गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। ओके, अब आगे 88 पे। 88 बोल रहा है सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे बीएसएनएल, चाहे वोडाफोन आइडिया, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए। याद रख लो यार, एग्जाम में आते हुए ऐसे सवाल हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक आता है एटीएम का। एटीएम का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक होता है डीएनए का, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए का, रीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी, 89 का ऑप्शन नंबर सी। 90 पे आओ। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है, वो भी याद रख लो। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, 91 बोल रहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इस सवाल में भाई साहब, इस सवाल में बताऊं लगभग 80% लोग गलती करेंगे। संविधान का आत्मा और हृदय किसको बोलते हैं? बोलेंगे क्या? प्रस्तावना। 91 का आंसर क्या पता है? प्रस्तावना देंगे लोग। प्रस्तावना देंगे ना प्रस्तावना? गलत है, प्रस्तावना आई नहीं। अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ओके, आगे आओ 92 पे। 92 बोल रहा है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा पड़ता है उत्तर अफ्रीका में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर अफ्रीका। ठीक है, उत्तर अफ्रीका। मरुस्थल यानी रेगिस्तान। 92 का ए। 93 पे आओ। बोला लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? ये जो डिवाइस है ना लैक्टोमीटर, ये दूध बेचने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अगर किसी को बदला निकालना रहेगा ना दूध से, तो वो क्या करेगा? दूध में ये मशीन डाल देगा, पता लगा लेगा दूध में पानी कितना है और दूध कितना है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जा सकता है। 94 पे आओ। बोला भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है आपका? तो ये पड़ेगा प्रतापगढ़ में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। 95 पे आओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये कब हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 96 पे आओ। 96 बोला नीति आयोग कब स्थापित हुआ? तो नीति आयोग कब स्थापित हुआ है? 2015 में। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर डी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। 97 पे आओ। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया आनंद मठ से। लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही लिखा है आनंद मठ। ठीक है, और उसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। एक सवाल और आता है कि वंदे मातरम कितने देर में गाना चाहिए, कितने देर में गाया जाता है? तो 65 सेकेंड। ठीक है, 65 सेकंड। अब कुछ लोग बोलेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे ऊपर से, बोलेंगे सर ये तो 3 मिनट से ज़्यादा दिखा रहा है। अरे यार वो पुराना वर्जन है, जो अभी हम लोग नया गाते हैं ना छोटा वाला, वो 65 सेकंड का ही होता है, 1 मिनट 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली देखा करो, एक बार ऊपर ऊपर से मत देखा करो। ओके, एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा अभी आपको बता दूं, आप सभी लोगों के मन में शायद ये डाउट हो। तो बॉक्साइट जो है ये किस धातु का आयरक है? तो ये एल्यूमिनियम का। अगर हम लोग बॉक्साइट को बहुत ज़्यादा फिल्टर वगैरह करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो 99 नंबर सवाल पे, फाइनली विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो जुलाई में मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 100 नंबर पे आओ, लास्ट सवाल। बोला यूपी पुलिस का मुख्यालय अब कहाँ है? यूपी पुलिस का मुख्यालय अब कहाँ है? अब कहाँ है वो तो बता दोगे आप, लखनऊ में अब है, लेकिन पहले कहाँ था? अब इसका आंसर आप बताना, यूपी पुलिस का मुख्यालय पहले कहाँ था, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया तो लिख देना कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, अच्छे बुरे दोनों कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो कुछ भी आपको जैसा भी लगा हो, एक्सपीरियंस जैसा भी हो बताना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, टेंशन नहीं लेनी यार, एक एग्जाम है लाइफ का, वो भी निकल जाएगा, समझ गए। सबसे ज़्यादा जरूरी आप हो और आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार है। एग्जाम निकल जाएगा यार, एग्जाम की चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।